हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरबीएससी गुरुजी। बच्चों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 एनसीईआरटी जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, उसके हमने पीछे 4 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिए हैं। हमने वहां एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम जो है एक्सरसाइज 1.3 की पहले थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और फिर हम उनको देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स को प्रूफ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये जो वीडियो है वो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो अगर आप इसको कंटिन्यू लगातार पूरा देखेंगे तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स में आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अगर आपने हमारे चैनल आरबीएससी गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया, अगर आपने हमारे चैनल आरबीएससी गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको भी कहें कि हमारे इस चैनल आरबीएससी गुरुजी को सब्सक्राइब किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमने जो पीछे 4 वीडियो पहले से अपलोड कर रखे हैं, उन चारों वीडियो को एक बार आप देखें। उम्मीद है वो भी आपको पूरा समझ में आने वाले हैं। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जैसा आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि रैशनल नंबर सर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, p बाई क्यू की फॉर्म में। और वहां हमारे पास डिनोमिनेटर जो q है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो गया, अगर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो गया तो ये नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम q की वैल्यू 0 कभी भी नहीं ले सकते, या कोई भी अगर हमारे पास रैशनल नंबर होता है तो उसमें डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं ले सकते। p हमारे पास 0 हो सकता है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन q हमारे पास 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपने सभी ने पढ़ ली, ये चीज आपने सभी ने 9th क्लास में पढ़ी कि सर हमने ये पढ़ा है रैशनल नंबर वो होते हैं जिनमें p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 हमारे पास होता है। अब एक चीज हमारे पास ये और है कि ये जो p और q है, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर होते हैं ये? को प्राइम नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, आपको ये अगर पढ़ना है, अगर आपको ये समझना है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाइए। 1.2 से पहले जो मैंने थ्योरी पढ़ाई उसमें मैंने को प्राइम नंबर्स के बारे में बताया था, पूरा डिटेल से मैंने को प्राइम नंबर के बारे में बता रखा है। वैसे मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ऐसे नंबर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? को प्राइम नंबर कहा जाता है। ऐसे नंबर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है उन्हीं को क्या कहा जाता है? को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो यहां हमारे पास p और q जो है वो को प्राइम होने चाहिए, तभी हमारे पास ये क्या हो पाएगा? रैशनल नंबर हो पाएगा। या फिर आप यहां ये भी कह सकते हैं अदर देन 1, कि यहां 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि 1 तो सभी में डिवाइड होता है, 1 का तो डिवाइड सभी में होता है, इसलिए जो 1 है वो सभी का फैक्टर है। बट 1 के अलावा यहाँ इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर कहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम ये रैशनल नंबर था, इसी जो p बाई क्यू की फॉर्म में, उसी को हम रैशनल नंबर कहेंगे। अब हम बात करते हैं सर इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए, जो हमारे पास रैशनल नंबर था
P बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके तो जस्ट इसका अपोजिट क्या कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको P बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके, ऐसा कोई भी नंबर जिसको P बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके, उन नंबर्स को कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। अब आपने क्लास 9th में ये पढ़ा था कि जैसे मैंने एक नंबर लिखा 0.3333 ... हमारे पास ये चलता रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/3। क्या हमने इसको P बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिया? हमने ये क्लास 9th में पढ़ा था कि हम किस तरीके से इसको 1/3 की फॉर्म में बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने ये भी पढ़ा था कि अगर ये P बाई क्यू की फॉर्म में आ गया तो ये क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सर फिर इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? तो ध्यान से देखें कि हमारे पास इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। ऐसे नंबर जैसे मैंने कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया, कौन सा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर मैं लेता हूं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर मैं रूट लेता हूं तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि मैंने लिया √2, स्क्वायर √2 अगर मैं करूंगा तो इसकी वैल्यू 1.414 चलती रहेगी, कभी भी रिपीट भी नहीं होगी, यहां आगे जाके रिपीट भी नहीं होगी आगे जाके, और ये कभी खत्म भी नहीं होगी, कभी टर्मिनेट भी नहीं होगी। इसलिए हम अंडर√2 को क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे मैंने लिखा स्क्वायर √3, तो स्क्वायर √3 1.732 ... तो ये आगे चलता रहेगा, और हमारे पास इसकी वैल्यू ना तो कभी टर्मिनेट होने वाली है, ना ही कभी रिपीट होने वाली है। तो ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन करने पर, ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन करने पर ना तो वो कभी टर्मिनेट हो, ना ही कभी रिपीट हो, ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है? इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है? इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, ध्यान से आप सुनिए। मैंने कहा ऐसे नंबर जिनको P बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके और वहां P और Q में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वो दोनों को प्राइम होने चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे रैशनल नंबर। और अगर हम इर्रेशनल नंबर की बात करें तो ऐसे नंबर जिनको P बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके उनको इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। और अगर हम इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। नॉन रिपीटिंग मीन्स रिपीट भी ना होना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है। तो ये पहले हमारे पास हो गए रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन। अगर आप नोटबुक लेकर बैठे हैं तो एक बार आप इन चीजों को लिख लें, क्योंकि जैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो वो आपको एग्जाम्स में या एग्जाम से पहले थोड़ा सा जल्दी रिवाइज करने के ये काम आते हैं। तो एक बार आप इसको लिख लें, फिर बढ़ते हैं हम आगे। चलिए आगे हम करते हैं। अब हमारे पास एक थ्योरम आएगी, उस थ्योरम को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। एक चीज मैंने आपको पीछे वीडियो में प्राइम नंबर्स के बारे में बता दिया, तो यहाँ पर प्राइम नंबर्स से ही वो जो थ्योरम है वो रिलेटेड है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, देखिए ध्यान से। मान लिया हमारे पास कोई नंबर है, मान लिया हमारे पास कोई एक इंटीजर है a, एक इंटीजर है a, चलिए मैं इसको b ले लेता हूं। एक इंटीजर है b, ठीक है, और मैंने इसका कर दिया स्क्वायर। मैंने इसका क्या कर दिया? स्क्वायर। ये जो हमारे पास b स्क्वायर है ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, डिविजिबल बाय a। एक दूसरा इंटीजर मैंने लिया a। हमारे पास कोई एक इंटीजर है b, जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो ये जो b है वो किससे डिवाइड होता है? a से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है? a से डिवाइड होता है। वेयर a इज प्राइम नंबर। a हमारे पास क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए।
तभी हम इसको कह सकते हैं। हमारी जो थ्योरम है वो क्या है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुने। अगर हमारे पास कोई इंटीजर है b, उस b का स्क्वायर जब हम करते हैं और अगर वो किसी दूसरे इंटीजर a से डिविजिबल है, और ध्यान रखना a ऑलवेज क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट मींस b जो होगा b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई a। ध्यान रखें ये चीज, ये आगे हमारे पास जब हम इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करेंगे तो वहां हमारे काम आने वाली है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं, यहां ये हमारे पास थ्योरम 1.3 है जी। कौन सी थ्योरम है? थ्योरम 1.3 मैं आपको ये बताने वाला हूं। ध्यान से सुने एग्जाम्पल कि मैंने मान लो कोई नंबर ले लिया सर 14 ले लिया, और यहां 14 के जब मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, तो मैं जानता हूं सर 2 into 7 होता है। क्या होता है? 2 into 7 होता है। अब मैंने कर दिया इसका स्क्वायर, मैंने क्या कहा, इस नंबर का क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर ले लेंगे। तो ध्यान से सुने, ये हमारे पास किससे डिविजिबल है, और ऐसा नंबर लेना है जो क्या हो, प्राइम फैक्टर हो, प्राइम नंबर हो। तो मैंने मान लिया कि सर इसमें एक तो 2 का डिवाइड हो सकता है, एक 7 का डिवाइड हो सकता है, तो मैं ले लेता हूं, मान लो ये 7 से डिविजिबल है। इसका जो स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, किससे डिवाइड हो जाएगा, इसमें पूरा 7 का डिवाइड हो जाएगा। किसका डिवाइड हो जाएगा? 7 का डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो मुझे एक बात ये बताएं, अगर मैं इसका रूट नहीं करता, अगर मैं इसका स्क्वायर नहीं करता, मैं इसको केवल 2 into 7 ही रहने देता, अगर मैं इसका स्क्वायर नहीं करता, इसको केवल 2 into 7 ही रहने देता, तो क्या तब भी हमारे पास ये 7 से डिवाइड होता? क्या तब भी हमारे पास ये 7 से डिवाइड होता? तो आप कहते हैं हाँ सर ये 7 से डिवाइड यहां भी हो रहा है, 7 से डिवाइड यहां भी हो रहा है। अगर ये प्राइम नंबर है तो ये b स्क्वायर के साथ साथ इसका डिवाइड b में भी होता है। तो यहां से आप देखेंगे कि अगर b स्क्वायर में a का डिवाइड हो रहा है, अगर a प्राइम नंबर है तो यहां b में भी a का क्या होगा, डिवाइड होगा। इसका कहने का मीन ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि a जो है, इसका कहने का मतलब ये है कि a जो है, a इज अ फैक्टर ऑफ, क्योंकि फैक्टर बन जाएगा हमारे पास फैक्टर ऑफ b। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर b में a का डिवाइड हो गया तो a जो है वो b का क्या हो जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। अगर b में a का डिवाइड हो गया तो a जो है वो b का क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में फैक्टर क्या होते हैं ये भी पूरा डिटेल से बता रखा है, तो एक बार आप पीछे वाले वीडियो जरूर देखें अगर आपको ये डिटेल से सारी चीजें समझनी है तो मैंने कहा कि अगर a b से डिवाइड होता है, उल्टा मैंने बोल दिया, अगर b a से डिवाइड होता है तो a जो है वो फैक्टर होगा किसका, b का। तो ये चीज आप ध्यान रखें। ये थ्योरम हमारे पास 1.3 थ्योरम है कि जब भी कोई नंबर b स्क्वायर a से डिविजिबल है तो वहां b भी a से डिविजिबल होगा। तो ये हमारे पास काम आएगी जब हम प्रूफ करेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स कैसे प्रूफ किए जाते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको लिख लें, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए आगे हम करते हैं एग्जाम्पल हम करेंगे आगे। तो ध्यान से सुने, एग्जाम्पल्स में हम किस तरीके से इनको प्रूव करने वाले हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास, देखिए, एग्जाम्पल नहीं है, थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम 1.4 है। प्रूव दैट अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 इज
एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूफ करना है। ये है हमारे पास थ्योरम 1.4। हम √2 को स्क्वायर रूट 2 को हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना एक बार हमारी बात। मैंने कहा कि हम इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। मैंने आपको ये कहा था कि हम अगर रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता है, या फिर उसको a/b की फॉर्म भी हम बोल सकते हैं। वहां हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। तो सर मैंने क्या किया, यहां पर इरेशनल नंबर को इसका उल्टा मान लिया। क्या मान लिया, लेट √2 इक्वल टू a/b। मैंने इसको a/b मान लिया। √2 इज चलिए यहां लिख देता हूं मैं पहले, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। मैंने इसको रैशनल प्रूफ करना है, लेकिन माना मैंने क्या, इसको रैशनल नंबर माना है। अगर मैंने इसको रैशनल नंबर मान लिया, अगर मैंने इसको रैशनल नंबर मान लिया, तो क्या हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। अगर ये रैशनल नंबर है, अगर हमने इसको रैशनल नंबर अज्यूम किया है, तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर a/b की फॉर्म में होता है। और सर हम ये भी जानते हैं कि ये जो a और b है, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ये क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तभी हमारे पास ये रैशनल नंबर माना जाएगा। ये को प्राइम नंबर होने चाहिए, तभी हमारे पास ये रैशनल नंबर माना जाएगा। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया पहले कि a और b में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या हम यहां इस b को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास a इक्वल टू √2b हो जाएगा। क्या हमारे पास ये इधर जाके मल्टीप्लाई होके a इक्वल टू √2b हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। हमने इसको लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। स्क्वायर बोथ साइड। अभी देखना कि हमारे पास जो थ्योरम 1.3 थी, वो थ्योरम 1.3 यहाँ काम आने वाली है। ध्यान से देखें कि अगर a का मैं स्क्वायर करूंगा तो ये a² हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 हो जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b² हो जाएगा। अब कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि सर √2 का स्क्वायर 2 कैसे आया? तो ध्यान से देखें, √2 स्क्वायर मीन्स क्या हो गया। ध्यान से सुनना, इसको 2-3 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली ये ध्यान रखें कि स्क्वायर रूट से और स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, और यहाँ केवल बचेगा हमारे पास 2। या फिर इसको आप ध्यान से सुने, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। स्क्वायर रूट मीन क्या होता है, पावर 1/2, और इसका हम स्क्वायर करने वाले हैं। और हमने पीछे ये पढ़ा है क्लास 9th में कि पावर के ऊपर पावर अगर होती है तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/2 से 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास केवल क्या बचेगा, 2 बचने वाला है। तो यहाँ से इस तरीके से हमारे पास यहाँ से हमारे पास ये जो √2 है उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ये 2 आने वाला है। तो मैंने कहा जब मैंने इधर दोनों तरफ स्क्वायर किया तो a का स्क्वायर a² हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, b का स्क्वायर b² हो गया। अब हम इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे एक बात ये बताएं कि ये जो 2 है क्या इधर a² में डिवाइड होने वाला है?
क्या ये 2 मल्टीप्लाई में, आप जानते हैं ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका कहने का मीन ये है कि ये यहाँ पर जो 2 आया है वो इस a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड्स कि 2 जो है डिवाइड्स a स्क्वायर। यहां आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 अगर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाके a स्क्वायर में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मीन ये है कि a स्क्वायर में 2 का डिवाइड होने वाला है, a स्क्वायर में 2 का डिवाइड होने वाला है और 2 का डिवाइड हो जाएगा। अब याद करें वो थ्योरम 1.3, याद करें वो थ्योरम 1.3। उसमें मैंने क्या बताया आपको, उसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से a भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से a भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ध्यान से मैंने अभी जो आपको, ध्यान से एक बार वीडियो को वापस पीछे करके देखें कि थ्योरम 1.3 में मैंने ये आपको कहा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो उसका स्क्वायर रूट भी हमारे पास उसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। तो यहाँ अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो a भी 2 से डिवाइड होगा। और अगर यहां हमारे पास ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका कहने का मीन ये है कि जो 2 है वो a का फैक्टर है। 2 जो है वो a का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। 2 इज द फैक्टर ऑफ a। 2 इज द फैक्टर ऑफ a। तो यहां अगर a 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 a का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अगर 2 a का फैक्टर होता है, अगर 2 a का फैक्टर होता है, therefore we can write अगर 2 हमारे पास a का फैक्टर है, अगर a में 2 का डिवाइड होता है तो आप इसको a को क्या लिख सकते हैं, 2c लिख सकते हैं। सर c हमारे पास कोई दूसरा इंटीजर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a का फैक्टर 2 है तो यहाँ तो 2 आना ही चाहिए। बाकी हमारे पास दूसरा और कोई नंबर हो सकता है, where c is some integer। ध्यान से सुने, मैंने क्या कहा कि अगर a का फैक्टर 2 है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम a का फैक्टराइजेशन करेंगे तो वहां हमारे पास 2 आने वाला है और 2 के अलावा कोई दूसरा और इंटीजर आएगा, मैंने उसको c मान लिया, तो हम a को 2c की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखें एक बार, जब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखें, जब आप a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुट a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 2। ध्यान से आप एक बार देखें, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं, ध्यान से आप एक बार इसको देखें। देखिए मैंने क्या किया, a इक्वल टू 2c जो है वो इक्वेशन 2 में पुट किया, तो यहाँ a की जगह 2c मैंने पुट किया तो ये 2c का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हमारे पास 2b स्क्वायर है। आप इसको ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये 4c स्क्वायर हो गया, ये 2b स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम हो जाएगा और हमारे पास आ गया b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास हो गई। ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर ये हो गया, इसका ये एज इट इज था, 2 से मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये 2c स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये b स्क्वायर बचा, ये एज इट इज आ गया। अब एक बार आप ध्यान से देखें इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 4 को कंपेयर करके, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करके देखें। मैंने यहाँ ये कहा कि 2 इधर जाके a स्क्वायर में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमारे पास 2 जो है वो a का फैक्टर हो गया। क्या आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 2 जो है वो इधर जाके b में डिवाइड हो जाएगा?
क्या आपको दिखाई दे रहा है 2 जो है वो इधर जाके b में डिवाइड हो जाएगा। इसका कहने का मीन ये है कि जो हमारे पास 2 है वो b का भी फैक्टर हो जाएगा, 2 का डिवाइड b में भी हो जाएगा। तो यहां से आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 divides b square, so 2 also divides b। तो यहां देखिए अगर 2 का डिवाइड हो रहा है b स्क्वायर में तो b में भी 2 का डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2 है वो b का फैक्टर हो गया। hence 2 is common factor of a and b other than 1। तो ध्यान से देखिए हमने पीछे क्या किया था कि यहाँ हमारे पास ये जो 2 था वो a का फैक्टर यहाँ हमने प्रूफ कर दिया, हमने यहाँ भी प्रूफ कर दिया कि 2 जो है वो b का भी फैक्टर है, हमने यहाँ प्रूफ किया 2 a का फैक्टर है, हमने यहाँ प्रूफ किया 2 b का फैक्टर है। अगर हमारे पास 2a का भी फैक्टर हो गया, 2b का भी फैक्टर हो गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं a और b का कॉमन फैक्टर कौन बन जाएगा? 2 बन जाएगा। क्या हम ये कह सकते हैं a और b का कॉमन फैक्टर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। और मैंने अभी आपको ये कहा था कि अगर a में और b में कोई भी कॉमन फैक्टर हो जाता है, अगर a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर हो जाता है तो हम इसको इर्रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। मैंने इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पीछे बताई। मैंने आपको ये कहा कि अगर इर्रेशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखें, अगर हम उसको a बाई b की फॉर्म में लिखें तो वहां पर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने देखा यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया 2। तो क्या अब हम इसको कहेंगे रैशनल नंबर? नहीं, हमारे पास ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। हमने जो अज्यूम किया था √2 एक रैशनल नंबर है, वो हमने गलत अज्यूम किया था, क्योंकि यहां पर हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, कॉमन फैक्टर 2 हो गया। तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो √2 क्या बन जाएगा? एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। अगर √2 रैशनल नंबर नहीं है तो क्या बन जाएगा? इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। रैशनल नंबर क्यों नहीं है ये मैंने आपको बता दिया। तो एक बार आप इसको देखें, समझें और उसको फिर बाद में नोटबुक में लिखें। फिर हम करते हैं एक और क्वेश्चन, √3 को कैसे इर्रेशनल नंबर प्रूफ किया जाता है, और फिर √5 का, √7 का, √11 का जो भी आपके पास आएगा वो आप खुद कर पाएंगे। ठीक है, एक बार आप इसको लिख लें। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है, जैसे हमने √2 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ किया वैसे ही हम अब √3 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने वाले हैं। यहाँ भी हमारे पास प्रोसेस जो है वो पूरा एज इट इज सेम होगा, बस हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। तो यहाँ हमारे पास √2 की जगह √3 होगा और ये है हमारे पास थ्योरम 1.5। या तो एग्जाम्पल हो सकता है या थ्योरम हो सकती है, एक बार मैं देख लेता हूं जी। एग्जाम्पल नंबर 9 है ये है हमारे पास एग्जाम्पल 9, ये है हमारे पास एग्जाम्पल 9। ध्यान से सुने। देखिए मैंने कहा √3 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो मैंने क्या मान लिया, अगर ये इर्रेशनल नहीं है तो मैं इसको लेट √3 इज अ रैशनल, मैंने इसको क्या मान लिया? रैशनल मान लिया, क्योंकि हमारे पास यही एक तरीका है इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने का। ठीक है, हमने इसको रैशनल मान लिया, तो मुझे बताए क्या हम
क्या हम इसको a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या हम इसको a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब मुझे एक बात ये बताएं, हम इसको ये b अगर इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो a इक्वल टू √3b हो जाएगा। मैं इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर बोथ साइड। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या होगा हमारे पास, ये यहाँ से ये बन जाएगा सर a² √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और b का स्क्वायर करेंगे b²। इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास 1। जैसा कि मैंने पीछे आपको कहा कि ये वहाँ हमारे पास 2 था, यहाँ हमारे पास 3 आ गया तो ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इससे हमें ये पता चला कि 3 जो है वो डिवाइड करता है a² को। 3 जो है वो डिवाइड करता है a² को, तो हमारे पास 3 ऑल्सो डिवाइड्स a। तो हमारे पास ये जो 3 है वो a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये था थ्योरम 1.3 से हमने ये स्टेटमेंट लिया। क्या हम इसको जो हमारे पास a है, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a इक्वल टू 3c? क्या हम a को a इक्वल टू 3c लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो a का फैक्टर है। अगर आप a का फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ 3 आएगा ही आएगा। तो हमने 3 को ले लिया अलग और c ले लिया अलग। वेयर c इज सम इंटीजर, c हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इक्वेशन 1 में पुट a इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1। मैंने यहाँ पर a की वैल्यू पुट की, तो ध्यान से देखें, पहले a की वैल्यू 3c पुट करेंगे तो 3c का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हमारे पास 3b² है। यहाँ से आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9c² हो जाएगा, ये 3b² हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे, 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम देखेंगे b² इक्वल टू 3c² हमारे पास रह गया। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास हो जाएगी। जैसा हमने इक्वेशन 1 में देखा, 3 डिवाइड a² 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप यहाँ देखेंगे b² भी 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। b² भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड्स b²। तो हमारे पास 3 जो है ऑल्सो डिवाइड्स b। अगर 3b² को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 3 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, 3 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ पर a और b का कॉमन फैक्टर कौन हो गया, 3 हो गया। a और b का कॉमन फैक्टर कौन हो गया, 3 हो गया। और अगर a और b का कॉमन फैक्टर 3 हो गया, अगर a और b में कोई कॉमन फैक्टर आया अदर देन 1, एक के अलावा, तो वो रैशनल नंबर ना होने के बजाय क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन में, चाहे हमारे पास √5 आए, चाहे हमारे पास √7 आए, 11 आए, √13 आए, कुछ भी हमारे पास अगर आता है, तो वहाँ आप हमेशा ध्यान रखना a और b में 1 के अलावा कोई ना कोई कॉमन फैक्टर आएगा, और अगर वहाँ कॉमन फैक्टर आ गया तो वो इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। रैशनल नंबर की जगह क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ आप एक बार इसको देखें, अगर आपको समझ में आया तो इसको आप बिना देखे लिखें एक बार अपनी नोटबुक में, और जो √5 है, √7 है, √11 है, इनको खुद करने की कोशिश करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो।
इर्रेशनल नंबर्स को कैसे प्रूफ किया जाता है, आगे जो है मैं अगले वीडियो में इर्रेशनल नंबर्स के क्वेश्चंस आपके लिए लाने वाला हूं। तो इर्रेशनल नंबर के क्वेश्चंस, मान लें हमारे पास यहाँ √2 के साथ कोई नंबर ऐड हो गया, इंटीजर ऐड हो गया, हमारे पास कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, तो हम उसको कैसे इर्रेशनल नंबर प्रूफ करते हैं वो हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। और उसके अलावा हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो भी हम अगले वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल RBSE गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।